वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप आरआरबी एलपी के एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के बाद जो अगला टॉपिक होता है मेरे भाई, वो है प्रतिरोध का नियम। तो प्रतिरोध का नियम क्या है, पहले चीज को समझिए, ठीक है ना। प्रतिरोध का नियम क्या है, तो सबसे पहले प्रतिरोध का नियम को जानेंगे, उसके बाद ओम्स का लॉ के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि प्रतिरोध के नियम से बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान लेते हैं वो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक मान लेते हैं कंडक्टर है मेरे भाई, ठीक है। ये कंडक्टर है जिसका ये क्या है, कटाक क्षेत्रफल है, जिसको परिच्छेद क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, और ये इसका लंबाई है जो L है, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी A है। मैंने इसको हम लोग कटाक क्षेत्रफल कह सकते हैं, कटाक क्षेत्रफल, या इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम से जानते हैं। तो इस देखिए, इसको अगर एक नियत तापमान पर रख दिया जाए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, एक फिक्स इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, तो इस कंडक्टर, ये एक चालक है मान लेते हैं, तो इस चालक का जो है, ठीक है, इस चालक का जो प्रतिरोध होगा बोलता है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, इस चालक का जो प्रतिरोध होगा बोलता है वो लंबाई के समानुपाती होगा। चालक का जो प्रतिरोध होगा बोलता है वो लंबाई के समानुपाती होगा। और दूसरा क्या कहता है कि इस चालक का जो प्रतिरोध होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा क्या कहता है, तीसरा यहां पर क्या कहता है कि ये तापमान पर निर्भर करेगा। क्या करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। ये 3 पॉइंट हम लोग प्रतिरोध के नियम पर पढ़ते हैं। मतलब किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होगा, कटाक क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ई वाला क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा, साथ ही साथ वो तापमान पर निर्भर करेगा। और तापमान पर क्या निर्भर करेगा, इसका डिटेल से स्टडी आगे हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो ऊपर के दोनों इक्वेशन को अगर मिला दिया जाए, समीकरण 1-2 को समीकरण 1 और तथा 2 से, तो क्या मिलेगा भाई, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ये रो आपका प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा रो निकल के आया, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये निकल करके सामने आता है। तो ये हमारा प्रतिरोध का ज्यामितीय परिभाषा है। ये जो प्रतिरोध का जो नियम है, एक्चुअली में प्रतिरोध का ज्यामितीय परिभाषा है। प्रतिरोध का क्या, कौन सा परिभाषा है, ज्यामितीय परिभाषा। बड़ी पूछता है ये वाला चीज, याद रखिएगा। प्रतिरोध का ज्यामितीय परिभाषा कौन सा है, ज्यामितीय परिभाषा का समीकरण क्या है हमारा, R इक्वल्स टू रो L/A। बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में मेरे भाई ये वाला, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर, तो यहाँ प्रतिरोध आया, जिसको लोग प्रतिरोध का एक समीकरण आया। तो प्रतिरोधकता, जिसको लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि विशिष्ट मतलब क्या होता है, बहुत छोटा चीज होता है, ठीक है। मतलब इकाई लंबाई और इकाई कटाक क्षेत्रफल, जैसे कि इस कंडक्टर का इकाई लंबाई और इकाई कटाक क्षेत्रफल हर जगह तो बराबर होगा, मतलब एक तरह से मोलिकुलर रेजिस्टेंस होगा मेरे भाई। तो इकाई लंबाई और इकाई कटाक क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध, मतलब सीधा सीधे इसका अगर देखा जाए तो इकाई लंबाई तथा इकाई कटाक क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं,
तो बड़ा ही सिंपल डिफिनेशन है भाई मेरे प्रतिरोधकता का, ठीक है। मतलब जैसे कि ये अगर कंडक्टर है मान लेते हैं, तो इकाई लंबाई क्या होगा, ये एक इकाई एरिया होगा, ये इसका इकाई लंबाई होगा इतना दूर, ठीक है। तो ये तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा है। तो अगर इसका एसआई यूनिट देखा जाए, तो अब पहले इसका एसआई यूनिट को देख लेते हैं। तो रो इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल होगा। तो यहाँ पे ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ये कट जाएगा। तो रो का जो मात्रक होगा, रो का जो मात्रक आएगा मेरे भाई ओम मीटर आएगा। रो का मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। तो बड़ा ही सिंपल इसका एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट भी बहुत बार पूछ चुका है कि प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है, कि डिपेंडिंग फैक्टर, प्रतिरोधकता के निर्भर करने वाले कारक, प्रतिरोधकता के निर्भर करने वाले कारक, ये बड़ी पूछता है मेरे भाई, यहां से बहुत क्वेश्चंस रहता है। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिरोधकता का परिभाषा क्या है कि इकाई लंबाई और इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल, मतलब ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। तो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इकाई लंबाई और इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल कर रहा है, मतलब लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगा। इकाई लंबाई और इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल कर रहा है, तो मोटाई पर भी निर्भर नहीं करेगा, मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, एक कॉपर का तार है, इतना मोटा बोम्बा है ना, और एगो बाल इतना पतला कॉपर का तार, दोनों का प्रतिरोधकता क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधी करे लंबाई और मोटाई पर निर्भर करबे नहीं करेगा। चाहे 10 किलोमीटर कॉपर का तार रहे, चाहे 1 mm का कॉपर का तार रहे, दोनों का प्रतिरोधकता क्या होगा, एक के होगा। क्योंकि बार बार कह रहा है, देखो लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब प्रतिरोधकता है क्या चीज, फिर तो यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शन का। तो एक्चुअली में प्रतिरोधकता जो है आणविक प्रतिरोध है। प्रतिरोधकता जो होता है हमारा ना, ये बड़ी समझ, प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो ये आणविक प्रतिरोध है, आणविक प्रतिरोध है। आणविक प्रतिरोध हर अणु का प्रतिरोध क्या होगा, अणु एक यूनिट लेंथ है हमारा, चाहे अणु चाहे एटम की बात करें, तो इसको हम लोग आणविक प्रतिरोध कह सकते हैं प्रतिरोधकता को। तो अगर मान लो कॉपर का हर अणु को देखा जाए तो उसका तो प्रतिरोध एक ही न होगा मेरे भाई। तो उसी जो आणविक प्रतिरोध होता है, इसी आणविक प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इस निर्भर किस में करेगा सवाल है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रतिरोध पर निर्भर करबे नहीं करेगा, लंबाई पर निर्भर करबे नहीं करेगा, मोटाई पर निर्भर करबे नहीं करेगा, तो ये क्या हमारा आणविक प्रतिरोध है। तो आणविक प्रतिरोध है तो सीधा सीधी आंतरिक बनावट पर निर्भर करेगा, अणु का बनावट कैसा है, मतलब पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा, पदार्थ के प्रकृति, पदार्थ के प्रकृति मतलब इंटरनल संरचना, आंतरिक बनावट, उसका जो मोलिकुलर का जो आंतरिक बनावट जो है, बनावट पर हमारा प्रतिरोधकता क्या करेगा, निर्भर करेगा। कहाँ, आंतरिक बनावट, जिसका मोलिकुलर जैसे टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, पेलारापाइड है, बीसीसी है, एफसीसी है, किस टाइप का जो उसका आणविक बनावट है, इस आणविक बनावट पर आपका प्रतिरोधकता निर्भर करने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ पे। इसके अलावा ये तापमान पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगा भाई, तापमान पर निर्भर करेगा। तो तापमान पे ध्यान दीजिएगा, अगर चालक होगा, चालक, तो चालक में प्रतिरोधकता पीटीसी होता है। पीटीसी का कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोधकता भी चालक का बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब मान लीजिए कॉपर का तार है तो चालक है, कॉपर अगर पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो कॉपर का अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो कॉपर का जो है जो प्रतिरोधकता का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा।
उसी तरह से अर्धचालक की अगर बात करें, अर्धचालक जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, तो अर्धचालक में जो प्रतिरोधकता होता है NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब कोई भी अर्धचालक में अगर तापमान बढ़ाएंगे ना तो उसका प्रतिरोधकता डाउनफॉल की ओर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्धचालक में प्रतिरोधकता जो है तापमान का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब चालक और अर्धचालक का बात हो गया। तो कुचालक का क्या होगा मेरे भाई, जिसको इंसुलेटर कहते हैं हम लोग, कुचालक का। तो इसमें भैया मेरे NTC भी होता है और PTC भी होता है। बड़ा कहना दुविधास्पद है यहाँ पे, ठीक है ना। NTC PTC दोनों हो सकता है। किसी किसी कुचालक में क्या होता है कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी कस के बढ़ जाता है, किसी किसी में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाता है। तो ये डिपेंड करता है जो कुचालक है तो उसमें क्या होने वाला है, इसके लिए हम लोग कह नहीं सकते हैं तापमान में, मैंने की कॉन्ट्राडिक्ट पोजीशन। लेकिन ये दो चीज जो है हमारा क्लियर है कि चालक में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और अर्धचालक में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और तापमान अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा मेरे भाई। तो ये था हमारा प्रतिरोधकता। गड़बड़ कर रहे हैं, अभी प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे थे। ये क्या हमारा प्रतिरोधकता का कॉलम है। तो भाई ये तो हमारा प्रतिरोधकता का निर्भर करने वाला कारक है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे समझ में आ गया है प्रतिरोधकता का क्या कहानी है कि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, प्रतिरोधकता चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, साथ ही साथ प्रतिरोधकता प्रतिरोध पर भी निर्भर नहीं करेगा। साथ ही साथ जो है ये जो होता है एक प्रकार का आणविक प्रतिरोध है, इसलिए तापमान पर निर्भर करेगा, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा। पदार्थ की प्रकृति यानी उसके आंतरिक बनावट पर निर्भर करेगा। चालक में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोधकता भी घट जाएगा। अर्धचालक में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घट जाएगा और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोधकता अर्धचालक में बढ़ जाएगा। तो ये था मेरे भाई प्रतिरोधकता के निर्भर करने वाले कारक। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रतिरोध के निर्भर करने वाले कारक। प्रतिरोध के निर्भर करने वाले कारक, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध के निर्भर करने वाले कारक की अगर बात करें तो बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट एक निकल करके आता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि ये प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा। मतलब अगर प्रतिरोधकता इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो भाई रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये अगर डिक्रीज होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है, इंक्रीज डिक्रीज की हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सारा पॉइंट है ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ये सारा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। आणविक प्रतिरोधकता जो आणविक प्रतिरोध है ये भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति इस पर भी निर्भर करेगा, तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर मैंने सत्य हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावे और दो चीज यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये 3 पॉइंट है। जैसे लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा और मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लंबाई पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे कि आर न्यू इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड कर दो, लंबाई के लिए होता है। और मोटाई पर निर्भर करेगा, मोटाई पर निर्भर करेगा। तो इसमें जो इक्वेशन आता है तो आर एन इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर इंटू आर नॉट आता है। यहाँ पे n का वैल्यू जब 1 2 3 4 आएगा तो ये खींचने का केस होगा, खींचने का केस। और n इक्वल्स टू 1/2 1/3 1/4 दबाने का केस आएगा। यहाँ पे क्या होगा, दबाने का केस आएगा। यहाँ पर अगर जब 1 2 3 n का वैल्यू ऐसे करके अगर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, दबाने का केस होगा। यहाँ पे 1 2 3 क्या है, दबाने का केस है। और n इक्वल्स टू 1/2 1/3 1/4 ऐसे करके है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, खींचने का केस होगा। तो एक मेटल की टेंडेंसी होती है, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मेटल को
जितना टाइम ऐसे करके खींच के लंबा करेंगे ना, उतना ही टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है, और जितना टाइम दबा करके इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे लंबाई उतना ही टाइम घटता है। इसलिए ये एन² आता है। लंबाई को खींचेंगे तो लंबाई पर निर्भर करता है, तो लंबाई बढ़ेगा किसी भी चालक का तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा मेरे भाई। और अगर मोटाई बढ़ेगा तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इक्वेशन में देख लीजिए यहाँ पे मोटाई यानी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध हमारा घट जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। याद रखिएगा, मोटाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो मान लेते हैं किसी चालक का लंबाई को दुगुना कर दिया गया है खींच करके, तो प्रतिरोध कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना। तो मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस था शुरू में और दुगुना 4 तार खींच करके लंबा कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा 10 ओम, 10 के 40 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर अगर दबा करके क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर दुगुना कर देंगे तो 10 ओम क्या हो जाएगा, 10/4 यानी 2.5 ओम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लंबाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हालांकि ये डिटेल इसके बारे में अगला क्लास में फिर से लेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है मेरे भाई। अगर आपको बोल देगा कि किसी भी चालक के लंबाई को खींच करके 3 गुना कर दिया गया है, तो नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना होगा। अगर 4 गुना कर दिया है तो 16 गुना होगा, 5 गुना है तो 25 गुना। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू आपको बैठाते जाना है। अच्छा, 1/2 गुना है तो 1/4 गुना, दबाने का केस हो जाएगा। 1/3 है तो 1/9 गुना होगा। 1/4 गुना अगर लंबाई को किया गया दबा करके तो कितना होगा, 1/16 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा नया। अगर दबा करके उसका लंबाई को 1/5 गुना कर दिया गया तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/25 गुना। अगर 1/6 गुना किया तो 1/36 गुना, 1/7 किया गया तो 1/49 गुना होगा। बात समझ रहे हैं लंबाई के केस में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, ठीक है, कि अगर लंबाई को भी उसी तरह से बढ़ा रहे हैं, अब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। अगर कोई तार का क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने कि 2 गुना कर दिया है दबा करके, तो प्रतिरोध 1/4, 3 गुना तो प्रतिरोध 1/9, 4 गुना तो 1/16 गुना होगा प्रतिरोध, नया प्रतिरोध जो होगा। अगर 5 गुना एरिया को बढ़ा दिए हैं तो कितना, 1/25 गुना, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया में। यही चीज अगर बोलेगा खींच करके क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा कर दिए हैं, तो आधा करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना रेजिस्टेंस होगा। अगर 1/3 किए हैं तो कितना हो जाएगा, 9 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर 1/4 किए हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को तो हमारा कितना, 16 गुना। और अगर 1/5 भाग क्रॉस सेक्शन एरिया को खींच करके कर दिए हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 25 गुना होगा। अगर 1/6 भाग कर दिए हैं तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, 36 गुना बढ़ जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम 1/7 गुना कर दिए खींच करके तो रेजिस्टेंस हमारा 49 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। उसी तरह से चालक का लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और चालक का लंबाई जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ये था मेरे भाई प्रतिरोध का नियम, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बड़ी क्वेश्चन पूछता है खास करके इस जगह से, ठीक है, नहीं गुना वाला बड़ी पूछता है। तो सिंपल जितना गुना बोलेगा, लंबाई चेंज है तो n² वाला, और अगर कटाक क्षेत्रफल चेंज है तो 1/n² वाला। यही 2 फॉर्मूला लगा दीजिएगा रे भाई, एकदम 2 से 3 क्वेश्चन पक्का रहता है, 100% श्योर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। जय हिंद, जय संविधान।